नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले 30 वर्षों में हिंदुस्तान की आबादी में करीब 45 करोड़ का इजाफा हो चुका है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में मोबाइल फोन न हो। इंटरनेट ने आज दूर दराज के गांवों को भी दुनिया के हर हिस्से से जोड़ दिया है। सड़कों पर एक से बढ़कर एक चमचमाती कारें दौड़ रही हैं। महानगरों में खड़े मॉल दुनिया भर के नामचीन ब्रांड से भरे पड़े हैं। आसमान में कई एयरलाइंस कंपनियों के विमान उड़ान भर रहे हैं। देशी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के होनहारों का मोटे पैकेज के साथ बाहें फैलाकर इस्तकबाल कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह चमत्कार हुआ आज से 30 साल पहले लिए गए बड़े और कड़े फैसलों की वजह से। वो तारीख थी 24 जुलाई और साल था 1991। 30 साल एक लंबा समय होता है जिसमें एक पीढ़ी जवान होकर अपने सपनों को परवाज देती है और अगली पीढ़ी के लिए नए सपने संजोने लगती है। आज की पीढ़ी को शायद ही पता होगा कि 30 साल पहले एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। महानगरों की सड़कों पर हिंदुस्तान मोटर्स, फिएट मोटर्स और मारुति की ही कारें दिखाई देती थी, वो भी गिनती की। नौकरियों के नाम पर युवाओं के सामने बहुत ही कम विकल्प थे। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। विदेशों से कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जाने का फैसला लिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि 30 साल पहले किन हालातों में देश की अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लेना पड़ा। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दूरदर्शी फैसले ने कैसे हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर बदल दी। मौजूदा हालात में क्या फिर देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है? बेरोजगारों की लिस्ट छोटी करने के लिए सरकार को किस रास्ते आगे बढ़ना चाहिए? हिंदुस्तान की आर्थिक सुस्ती खत्म करने के लिए किस तरह की सुपर सोच और सुपर डोज की जरूरत है? कहा जाता है कि इतिहास में हमेशा वही नेता अपनी दमदार जगह बना पाता है जिसकी सोच समय के आगे की होती है। आजादी के समय ऐसी ही सोच लेकर पंडित नेहरू आगे बढ़े। इंदिरा गांधी ने भी उस सोच को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी उसे कंप्यूटर युग की तरफ ले गए। वक्त के साथ हर सोच में अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मुल्क पिछड़ने लगता है। 80 के दशक के आखिरी वर्षों में समाजवादी आर्थिक मॉडल को उद्योगों की तरक्की की राह में स्पीड ब्रेकर की तरह देखा जाने लगा। इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज की वजह से नए उद्योग नहीं लग पा रहे थे। किसी नए उद्योग का लाइसेंस हासिल करने के लिए तकरीबन 2 साल तक का इंतजार करना पड़ता था। हर महीने दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। पुरानी पड़ चुकी इस आर्थिक व्यवस्था में देश के उद्योगों का दम घुटने लगा था। भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मरानों ने समय समय पर अपने हिसाब से उसकी रिपेयरिंग तो की, लेकिन उसे बदलने की कोशिश नहीं की। कम्युनिस्ट चाइना ने 1978 में ही अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना शुरू कर दिया था, पर हमारी अर्थव्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही आगे बढ़ती रही और 1990 में पानी सिर से ऊपर पहुंच गया। तब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे चंद्रशेखर और उनकी सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे यशवंत सिन्हा। चंद्रशेखर
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही चंद्रशेखर को मुश्किलों का अंदाजा हो गया। एक तो उनकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर खड़ी थी, दूसरा देश का खाली खजाना उनकी आंखों से नींद उड़ाए हुए था। कर्ज चुकाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उनकी सरकार में वित्त मंत्री की कुर्सी पर थे पूर्व नौकरशाह यशवंत सिन्हा। पूरा देश मंडल कमंडल की राजनीति में उलझा हुआ था और देश की आर्थिक सेहत एक तरह से जवाब दे चुकी थी। उस दौर में चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका था कि देश महीने भर का आयात बिल भी चुकाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में मुसीबतों से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, कहीं से मोटा कर्ज मिल जाए। मनमोहन सिंह लगातार दिमाग तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। समस्या ये हो गई थी कि जो डोमेस्टिक सिस्टम को जब खोलना शुरू किया तो हमारी इतनी फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंस हो गई कि 1989 अराउंड दैट टाइम पता चला कि हमारे पास हमारे कोष में इतनी विदेशी सामग्री है ही नहीं कि हम 3 हफ्ते से ज़्यादा के इंपोर्ट्स पे करें। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंकरप्सी की सिचुएशन आ गई थी 91। हिंदुस्तान पर कई देशों का शॉर्ट टर्म लोन बकाया था, जिसकी किश्तें करीब $5 अरब के आसपास थी। ब्याज भरने तक के लिए देश के खजाने में पैसे नहीं थे। भारत के सामने डिफॉल्टर बनने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में जनवरी 1991 में दिल्ली के वित्त मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमन ने मनमोहन सिंह को बताया कि देश हित में रिजर्व बैंक अपने सोने को गिरवी रख सकता है, बदले में विदेशों से कुछ कर्ज उठाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर चंद्रशेखर भी तुरंत राजी हो गए, लेकिन सरकार ने इस फैसले को गुप्त रखने का फैसला किया। देश के गोल्ड को विदेशी बैंकों में गुपचुप गिरवी रखा गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। गोल्ड गिरवी रखने से जो रकम मिली, उससे देश की आर्थिक मुश्किलें कुछ खास कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और इसलिए हमें 20 टन सोना ले जाके हमें लंदन के मार्केट में, स्विट्ज़रलैंड के मार्केट में, जापान के मार्केट में रखना पड़ा अपनी साख बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही संकट की घड़ी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण कदम सरकार को उठाना पड़ा। इसी दौर में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। बदले समीकरणों में भारत के कच्चे तेल का बिल करीब 2.5 गुना बढ़ गया। चंद्रशेखर सरकार ने कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भारत को कर्ज नहीं मिल पा रहा था। अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ा। फिलीपींस से उड़कर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के इराक तक पहुंचने के लिए बीच में कहीं लैंड करना जरूरी था, जिससे लड़ाकू विमानों में तेल भरा जा सके। तब अमेरिका से बातचीत कर रहे थे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में तेल भरवाने के एवज में मोटी रकम देने के लिए तैयार था, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि इससे बात नहीं बनेगी। भारत अच्छी तरह जानता था कि IMF में अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसे में भारत ने IMF से $2 बिलियन कर्ज की मांग रखी। अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो गया। करार के मुताबिक जिस दिन भारत में अमेरिका का पहला लड़ाकू विमान उतरा, उसके 5वें दिन ही IMF ने भारत के बेल आउट करार पर दस्तखत किए। IMF से हमने लोन लिया कि जो हमारे इंटरनेशनल डेट है उसको हम ख़त्म करें। जब IMF से लोन लिया तो IMF की कंडीशंस होती है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें लिबरलाइज करनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया। IMF से कर्ज के बदले भारत पर 25 कड़ी शर्तें थोपी गईं। इसमें अर्थव्यवस्था को खोलना, सरकारी कंपनियों का विनिवेश, सब्सिडी कम करना और डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन जैसी शर्तें भी शामिल थीं। मतलब हिंदुस्तान एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा था। हिंदुस्तान के पास कच्चा तेल खरीदने के लिए सिर्फ 21 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरकर 2500 करोड़ रुपए पर आ चुका था। ऐसे में विदेशों से बड़े कर्ज की दरकार थी
तभी हालात कुछ सुधर सकते थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की आर्थिक हालात से परिचित थे। देश की राजनीति भी उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। 1991 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। दिल्ली की राजनीति में हाशिए में पहुंच चुके नरसिम्हा राव अचानक मुख्य धारा में आ गए। 20 जून 1991 को कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उसी दिन उनकी मुलाकात तब के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे नरेश चंद्रा से हुई। करीब 90 मिनट की मीटिंग में नरेश चंद्रा और दूसरे अफसरों ने नरसिम्हा राव के सामने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर रख दी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए बिना ही नरसिम्हा राव ने मुल्क की बंद अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए हामी भर दी। नरसिम्हा राव अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक सेहत सुधारने की है। उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी और फैसले लेने की खुली छूट दे दी। नरसिम्हा राव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, उनके प्रधानमंत्री वाली कुर्सी गठबंधन के पायों पर टिकी थी। दूसरी, महीने भर बाद ही उनकी सरकार को अगला बजट पेश करना था। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक सेहत का हर एंगल से विश्लेषण शुरू किया। अपनी ठोस समझ और दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल करते हुए वित्त वर्ष 1991-92 के लिए ऐतिहासिक बजट तैयार किया। 24 जुलाई 1991 को पेश बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए गए। भारतीय कंपनियों के लिए भी विदेशों में कारोबार की राह आसान हुई। कस्टम ड्यूटी 220% से घटाकर 150% किया गया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। मेरे ख्याल से तो ये क्रेडिट जाती है नरसिम्हा राव जी को। उन्होंने वो पॉलिटिकल कॉल दिया। कभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल कॉल कौन लेता है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न का आंसर तो नरसिम्हा राव ने कहा जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात मानी और ये पॉलिटिकल कॉल लिया कि वी विल गो अहेड। फिर मनमोहन सिंह ड्राफ्टेड ऑल द रेगुलेटरी चेंजेस जो बजट में प्रेजेंट करे गए, उसके बाद कंटिन्यू हुआ। मनमोहन सिंह की नीतियों ने हिंदुस्तान के दरवाजे खिड़कियां कारोबार के लिए देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए। मसलन आरबीआई का बैंकों पर कंट्रोल कम किया गया। कैपिटल मार्केट से जुड़े सभी अधिकार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को सौंपे गए। उद्योग उत्पादन और कीमत को बाजार पर छोड़ दिया गया। 18 उद्योगों को छोड़कर शेष पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म और सरकारी कंपनियों को विनिवेश की भी मंजूरी दी गई। हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लॉस मेकिंग थे उसको डिसइन्वेस्ट करने की बात की गई। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को एक मैसेज दिया गया कि जिस तरह से एक सरकारी नियंत्रणों के अंतर्गत ये काम कर रहे थे वो उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आर्थिक विकास का दर को काफी कम किया हुआ है। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं। नेहरू और इंदिरा के प्रति सम्मान प्रकट करने और भारत के औद्योगिकीकरण में उनके योगदान को याद करने के बाद नरसिम्हा राव ने एक झटके में समाजवाद के नाम पर खड़ी औद्योगिक नीति को इतिहास का एक हिस्सा बना दिया। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की जो राह देश को दिखाई उसका जल्द ही फायदा दिखने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों में ही आईसीयू से बाहर निकलकर दौड़ लगाने लगी। 1991 में जहां जीडीपी विकास दर 1.06% थी, वो अगले साल यानी 1992 में बढ़कर 5.84% पर पहुंच गई। 1995 में जीडीपी विकास दर बढ़कर 7.57% हो गई। 1999 में 8.85% तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह की उदारीकरण की नीतियों की वजह से देशी विदेशी कारखाने तूफानी रफ्तार से खुलने लगे, जो न सिर्फ भारत की जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा रहे थे बल्कि लाखों नौजवानों को नौकरी और करोड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे थे।
मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री अगर बड़े और कड़े फैसले ले रहे थे तो उसके पीछे की ताकत नरसिम्हा राव की थी, जो उनके साथ मजबूती से खड़े थे। मनमोहन सिंह ने बहुत हिसाब लगाकर बजट तैयार किया, जिसे क्राइसिस टाइम के बजट के तौर पर भी जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। मल्टीनेशनल कंपनियों को विशाल हिंदुस्तान में बड़ी उम्मीद दिखने लगी। उस दौर में देश की आबादी करीब 84 करोड़ की थी। यहाँ की युवा आबादी और बड़े मिडिल क्लास को सबसे बड़ी ताकत बताया जाने लगा। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज के कमजोर पड़ते ही तेजी से नए नए कारखाने खड़े होने लगे। नौजवानों को रोजगार के नए नए मौके मिलने लगे। देखते ही देखते भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप गियर में दौड़ने लगी और हर सेक्टर की तस्वीर तेजी से बदलने लगी। बदलाव की तेज बयार सड़कों से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक में साफ साफ महसूस की जाने लगी। बाजारों की तस्वीर बदली, सड़कों का नजारा बदला, मनोरंजन का तरीका बदला, रिश्तेदारों से संवाद का अंदाज बदला। समाज का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। 30 साल पहले घर में टेलीफोन होना रईसी की निशानी समझी जाती थी। दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदारों से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ के बाहर घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में घर के ज्यादातर सदस्यों के हाथों में मोबाइल फोन है। मोबाइल क्रांति ने देश के आम लोगों को मामूली खर्च में अनलिमिटेड बातचीत की आजादी दे दी है। तो अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार आया और लोगों में जो वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग, वो तो बढ़ा। लेकिन आपने सही बताया कि एक सामाजिक चेतना भी आई। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आया। लोगों के पास मोबाइल के एक्सेस हो गए, इंटरनेट फैसिलिटीज आ गई, ग्लोबल मीडिया हमारे यहाँ पर पहुंच गई। उदारीकरण के समय भारत में सिर्फ एक ही टीवी चैनल था, दूरदर्शन। यही सरकारी चैनल लोगों का मनोरंजन भी कर रहा था और खबरें भी पहुंचा रहा था। लेकिन उदारीकरण ने प्राइवेट चैनलों के खुलने का रास्ता साफ कर दिया। इससे टेलीविजन के कंटेंट में तेजी से बदलाव आने लगा। नए नए चैनल खुलने लगे। मनोरंजन से लेकर खबरों तक को परोसने का अंदाज बिल्कुल बदल गया। अब लोगों के बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक में लगे स्मार्ट टेलीविजन में सैकड़ों चैनलों का विकल्प मौजूद है। दर्शकों के सामने बड़ी समस्या ये है कि क्या देखें और क्या छोड़ें। कुल मिला के जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है उसके लिए तो फायदा हुआ कि उसको जो चीज़ें पहले नहीं मुहैया होती थी वो मुहैया होने लगी। लेकिन जो गरीब तबका था उसके लिए परेशानी बढ़ती चली गई। उदारीकरण का असर बैंकिंग सेक्टर पर भी साफ साफ दिखा। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को खोलने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। नफा नुकसान का हिसाब लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तय हुआ कि प्राइवेट बैंकों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। शुरुआत के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए के फंड को जरूरी शर्त बना दिया गया। वो साल 1993 का था। यूटीआई, आईडीबीआई और आईसीआईसीआई को पहले बैंकिंग सेक्टर में उतरने की इजाजत मिली। बाद में एचडीएफसी समेत 6 बैंकों को भी हरी झंडी मिल गई। तब बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध हुआ। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की तेज बयार बहनी शुरू हो गई। प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने लगे। ऐसे में प्राइवेट बैंक तेजी से लोगों को अपनी ओर खींचने लगे। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा नौकरी पेशा मिडिल क्लास परिवार होगा जिसका प्राइवेट बैंक में खाता ना हो। आजकल कंज्यूमर किंग है, उस समय कंज्यूमर किंग नहीं था। वही काफ़ी लेसन है मेरे ख्याल से, वही काफ़ी क्या कह सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट इफ यू वांट रिकमेंडेशन ऑफ रिफॉर्म्स।
उदारीकरण ने एविएशन सेक्टर की तस्वीर भी पूरी तरह बदल दी। हवाई सफर अब सिर्फ रईसों तक सीमित नहीं रहा। हवाई चप्पल वाले लोग भी सस्ती हवाई सेवाओं का पूरा फायदा उठा रहे हैं। 3 दशक पहले भारत ने बदलावों के लिए जो रास्ता चुना, उससे एकाएक कई प्राइवेट कंपनियों के जहाज भारतीय आसमान में उड़ने लगे। अब देश के छोटे शहरों को भी हवाई सेवाओं से तेजी से जोड़ने की कवायद जारी है। नौकरियों के लिहाज से भी उदारीकरण ने बड़े मौके पैदा किए। 30 साल पहले जहां नौजवानों के सामने नौकरियों के सीमित विकल्प थे, वैसे में प्राइवेटाइजेशन नौकरियों के बेशुमार मौके लेकर आया। देश में तेजी से कारोबारी घरानों ने कारखाने खोलने शुरू किए, जिनमें लाखों नौजवानों को नौकरियां मिलने लगी। तो विदेशी कंपनियों ने भी नौजवानों को करियर संवारने का पूरा मौका दिया। कुछ वर्षों में ही ऐसा माहौल बन गया कि युवाओं को सरकारी नौकरियों के जगह प्राइवेट कंपनियों के मोटे पैकेज ज्यादा लुभाने लगे। लेकिन नौकरियों के मामले में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की अपनी खूबियां और कमियां हैं, जिसका विश्लेषण नौजवान अपने अपने हिसाब से करते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों ने मिडिल क्लास के दायरे को कई गुना बढ़ाया। गांव में रहने वाले लोग शहरों में अपने लिए रोजगार के मौके तलाशने लगे। उदारीकरण ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें लोगों की पूरी जिंदगी एक कंपनी में गुजारने के बजाय दूसरी कंपनियों में बेहतर संभावनाएं दिखने लगी। हेल्दी कंपटीशन का बेहतर माहौल बनना। 1991 में देश की जो अर्थव्यवस्था 274 अरब डॉलर की थी, वो अब बढ़कर 30 खरब डॉलर की हो गई। उस समय बैंकों से पैसा निकालना और जमा करना दिन भर का काम हुआ करता था। वही काम अब हर गली चौराहे पर एटीएम से मिनटों में होने लगा। जहां बैंकों से लोन लेना पहाड़ जैसा काम हुआ करता था, वही बैंक अब लुभावने ऑफर के साथ लोन देने के लिए कस्टमर खोजते घूम रहे थे। अब कोरोना महामारी ने देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक शून्य बटा सन्नाटे में पहुंच गया है। बेरोजगारों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। उदारीकरण के 3 दशक पूरा होने के मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूदा सरकार को भविष्य के खतरों से सचेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि आगे का रास्ता 1991 के संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की जरूरत है, जिससे हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमामय जीवन सुनिश्चित किया जा सके। कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार को बहुत सुस्त कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है। ये पिछले 4 दशक की जीडीपी में आई सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना की दूसरी लहर ने करीब 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। सरकार के सामने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी है जिसमें उसकी कमाई के मौके घटे हैं और खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। हमारी समस्या सप्लाई साइड नहीं है, हमारी समस्या डिमांड है कि हमको डिमांड बढ़ाना है। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो बिजनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसका माल बिकेगा नहीं, और माल बिकेगा नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इस समय हमें कोशिश करके अपने अर्थव्यवस्था में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हुई हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों की दलील है कि सरकार को एक ऐसी राह चुननी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब में पैसा पहुंचाया जा सके। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खास तौर से ध्यान देना होगा जिनसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। इससे बेरोजगारों की लिस्ट छोटी करने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों की जेब में पैसा भी जाएगा। सरकार के सामने कोरोना के बाद में जो रिकवरी का एक जो चुनाव है, वो मुझे लगता है वो जो 1990-91 में हुआ था उतने के ही बराबर है, क्योंकि उस समय भी हमारे विकास का दर जो है वो 1.4% रह गया था। इस साल उम्मीद की जा रही है कि 7-8% होगा, लेकिन 7% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। अगर 8 या 9% भी हुआ तो भी 1 या 2% के ही गेन होगा एक साल पहले की तुलना में। लेकिन मैं समझता हूँ उससे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की और महंगाई की।
उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को वेलफेयर मेजर्स में पैसे डालना पड़ेंगे। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसे के इंतजाम का है। ऐसे में मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों से हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सरकार अपनी विनिवेश नीति में भी तेजी से बदलाव कर रही है। इसी हफ्ते सरकार ने सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया। इससे सरकार को बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने में सहूलियत होगी। आज के दिन गवर्नमेंट के पास वैसे भी कोविड से पहले सामग्री कम थी और गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम हैज बीन टैक्सेस। जब इनकम ही नहीं, लोग ही एम्प्लॉयड नहीं और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ कुछ बिक्री नहीं हो रही, तो कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे। सो गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम है, ये जो समस्या है, इसी को यूज करके रिफॉर्म करें। इससे पहले सरकार ने विनिवेश की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियों को वित्त मंत्रालय के हवाले कर दिया था, जो पहले भारी उद्योग मंत्रालय का हिस्सा था। इस ट्रांसफर लिस्ट में BHEL, HMT, स्कूटर्स इंडिया और एंड्रोयूल जैसी कंपनियां शामिल हैं। सरकार एयर इंडिया, पवन हंस, BML, भारत पंप कंप्रेशर्स, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों के विनिवेश की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब सरकार के हाथों में पैसा आएगा तभी वो नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर पाएगी और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। सरकार को एक ऐसी राह चुननी है जिससे कंपनियों के शटर गिरने की रफ्तार पर ब्रेक लगे और नई कंपनियों के खुलने के लिए बेहतर माहौल बने। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब बाजार में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों की जेब में पैसा आएगा। ऐसे में सरकार को सबसे पहले लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने का इंतजाम करना होगा। दूसरा, सरकार को उन पब्लिक सेक्टर यूनिट से अपना बोझ कम करना होगा जो आज की तारीख में न काम के न काज के और 2.5 मन अनाज के बने हुए हैं। तीसरा, गुजरात और कर्नाटक की तर्ज पर कोऑपरेटिव्स को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें प्रोफेशनल हाथों में सौंपने की जरूरत है, जिससे ग्रामीण और शहरी भारत की तस्वीर बदली जा सके। सरकार के सामने एक ऐसे आर्थिक मॉडल पर गंभीरता से सोचने की चुनौती है जो आर्थिक तरक्की के साथ साथ मानवीय सरोकार को भी साथ लेकर चलने में यकीन रखता हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।